कक्षा 12 वाणिज्य के सभी विद्यार्थियों का आज की इस क्लास में स्वागत है। आप सभी को मालूम होगा कि जो पीछे वाली कक्षा थी उसमें अपन ने परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उसको काफी डिटेल से पढ़ा था। साथ में उसका अपन ने डायग्राम भी बनाया और हमने एपी और एमपी में बनने वाले संबंध को भी काफी अच्छी तरीके से आपको समझाया है। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी पैमाने के प्रतिफल। क्या रहेंगी? पैमाने के प्रतिफल। आज आपको बताएंगे कि पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं और वो किस प्रकार आपके जो जीवन में काम आएगा और उसके डायग्राम किस प्रकार बनते हैं। आइए हम उसको थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, पैमाने का प्रतिफल मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दीर्घकाल में लागू होती है। किसमें होती है? मेरे साथ सुने और मेरे साथ चलने का आप प्रयास करें तो आपको निश्चित रूप से अच्छा समझ में आएगा और साथ में पीछे वाली क्लासेस भी आप उन्हें देखते रहे ताकि आप भूले नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पैमाने के प्रतिफल का जो नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो दीर्घकाल में लागू होता है। कौन से में? दीर्घकाल में। मैंने आपको बता दिया था कि जो आपके परिवर्तनशील अनुपातों का जो नियम है वो आपके लागू होता है अल्पकाल में। किसमें होता है? आप इसे समझने का प्रयास करें। ये वो किसमें लागू होता था? अल्पकाल में। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका जो नाम है पैमाने के प्रतिफल। यानी पैमाने के जो प्रतिफल है वो कहाँ लागू होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, दीर्घकाल में। इसमें दीर्घकाल में। ये याद रखना, दोनों में एक मेन डिफरेंस है। आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अल्पकाल में कौन सा नियम लागू होगा, तो आपको याद रहेगा परिवर्तनशील, बोलिए, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। यानी ये आपका एक प्रश्न बन चुका है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो बन चुके हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें आपको 25 तारीख के बाद आपको टेस्ट पेपर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वहां पर आप प्रत्येक लेसन के टेस्ट दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी मिलेगा आपको और अकाउंट्स के भी मिलेंगे। साथ में छोटे क्लासेस जैसे कि बात कर लेते हैं क्लासेस 10th के भी आपको इस प्रकार के टेस्ट पेपर मिलेंगे। आप अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि किस प्रकार ये टेस्ट पेपर आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लगातार मेरी क्लासेस को आप देखते रहिए और उनसे आप जुड़े रहिए। देखिए, हम बात करते हैं कि पैमाने के प्रतिफल कब लागू होता है? दीर्घकाल में। कब लागू होता है? दीर्घकाल में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये ऐसे ही मैं प्रश्न बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जहां से प्रश्न बनेंगे 100% में बात करता हूँ कि ये यहाँ से ऐसे ही आपको जो इस बार जो पैटर्न बदला है उस बदले पैटर्न के आधार पर आप देखेंगे कि वहां पर छोटे छोटे प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, ठीक है ना। यानी आपको कम से कम 30 या 35 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं जहाँ छोटे छोटे प्रश्न होंगे, एक नंबर के, या फिर खालिस्तान होंगे, या फिर यस और नो टाइप यानी सत्य और असत्य वाले ऐसे प्रश्न होंगे। तो जहाँ आपको डीप पढ़ना पड़ेगा और डीप से ही आपको जानकारी मिलेगी। तो बात हो गई है कि पैमाने के प्रतिफल कब लागू होते हैं? दीर्घकाल में। दूसरी बात, ठीक है ना, उत्पत्ति के सभी साधन, उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पत्ति के सभी साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पत्ति के आप जानते हो कि साधन कौन कौन से हैं, ठीक है ना, बताइए कौन कौन से हैं, ठीक है ना। भूमि, श्रम, पूंजी, तकनीक और साहस। इस वाले में आपने देखा होगा इसकी विशेषता थी कि यहाँ पर किसी एक साधन को स्थिर रख करके अन्य साधनों में परिवर्तन किया जाता था। यानी हम किसी एक को स्थिर कर देते हैं, जैसे भूमि को स्थिर कर दिया, पूंजी को स्थिर कर दिया, किसी एक को स्थिर करके दूसरे में परिवर्तन किया जाता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्पत्ति के सभी साधन, क्या लिखा हुआ है? यानी सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। जो भी उत्पत्ति के साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, तकनीक और साहस, इन सब में आप बदलाव कर सकते हैं, इन सब में आप परिवर्तन कर सकते हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता है, ठीक है। अब मैं जो बात करता हूँ, आपने पढ़ा होगा अपने पास परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में 3 अवस्थाएं पढ़ी थी। कितनी पढ़ी थी आपने? 3। यहाँ पर भी आपको 3 अवस्थाएं पढ़ने को मिलेगी, लेकिन उसके जैसा ग्राफ नहीं बनेगा जैसा आपने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में जो डायग्राम बनाया था वैसा डायग्राम यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ मैं आपको 3 डायग्राम अलग अलग बनाकर सिखाऊंगा, उनको आप देखिए। पहले मैं तीनों अवस्थाओं के नाम लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए, 3 अवस्थाओं के नाम आप देखोगे, ठीक है। वहां पर भी आपने 3 अवस्थाएं देखी थी। नंबर 1, यहाँ पर बात करेंगे
बढ़ते प्रतिफल। क्या करोगे? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। उसमें क्या था, कोई बता सकता है क्या? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल कोई बताएगा? इस नियम में इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या था? साधनों के बढ़ते प्रतिफल। क्या नाम था? साधनों के बढ़ते प्रतिफल। यहाँ नाम क्या है? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। ठीक है। दूसरा नाम क्या रहेगा? पैमाने के स्थिर प्रतिफल। क्या रहेगा? स्थिर प्रतिफल। क्या नाम रहेगा? पैमाने के स्थिर प्रतिफल। और तीसरा नाम क्या रहेगा? पैमाने के घटते प्रतिफल। क्या नाम रहेगा? पैमाने के घटते। याद रहिएगा आपको कितनी अवस्थाएं हैं? 3। यानी आपके यहाँ पर भी कितनी अवस्था है? 3 है। और पीछे भी कितनी अवस्था थी? 3 अवस्था थी। उसमें केवल नाम का अंतर है। वहां थे साधन। क्या थे? साधनों के बढ़ते प्रतिफल। और यहाँ क्या है? साधनों के की बजाय यहाँ है पैमाने के प्रतिफल। और पैमाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्केल। क्या कहते हैं? स्केल। सभी जानते होंगे। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप इस लेसन को और अच्छा करना चाहते हैं तो पीछे वाले वीडियो को जरूर देखें, उससे समझें कि इसमें क्या अंतर आ रहा है। ठीक है। चलो इसको मैं मिटाता हूँ, फिर इसकी मैं डायग्राम आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो बताएं, आपको याद हो गया होगा ये कौन से काल में लागू होता है? दीर्घकाल। कौन से में? वो कौन से में था? वहां क्या कर सकते थे? एक साधन को स्थिर रखना। क्या कर सकते थे? और यहाँ सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। दीर्घकाल एक लंबी समय अवधि होती है जहां पर व्यापार या बिजनेस के बाद बहुत सारा समय होता है, तो वो प्लांट में भी परिवर्तन कर सकता है, पूंजी में भी परिवर्तन कर सकता है, श्रम में भी परिवर्तन, यानी सभी तकनीक में लगभग सब में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि उसके पास इनकम हो जाती है। 10 साल 15 साल 20 साल में वो एक अच्छा स्थापना कर देता है। अब मैं बात करता हूँ पैमाने के बढ़ती प्रतिफल में। आप देखना ये कैसा होगा। इसमें मुख्य जो बात आपको याद रखनी है, आप इसको इससे रिलेटेड करें। ठीक है ना। यहाँ क्या होगा? बचते ज्यादा होगी। क्या होगी? और लागतें कम होगी। क्या होगी? यानी बचतों में से अगर लागतें आप घटाएंगे बचते में से, तो आपको फायदा होगा। क्या होगा? फायदा। तो आप बढ़ते प्रतिफल। यहाँ क्या होगा? लगभग आपके बचतें और लागतें बराबर चलती है। ठीक है। थोड़ा सा अंतर रहता है। ठीक है ना। फिर भी यहाँ पर अपन मान के चलते हैं कि आपको यही मिलने वाला, बचतें माइनस लागतें, लेकिन लेवल थोड़ा इक्वल हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि लागतें अधिक होती है और बचतें कम होती है। ऐसा इसलिए होता है कि आपने पढ़ा होगा, जैसे जैसे हम उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे उनकी कार्य करने की क्षमता कमजोर होती है। क्या होती है? मैंने 1 मजदूर लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 4 5, यहाँ तक मुझे ठीक लगा। मैंने 1 मजदूर और लगा दिया 6, तो आप मान के चलिए कि उनमें उनकी कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। वे एक दूसरे पर डिफेंड हो जाते हैं। चलो ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये ऐसे करके अपनी कार्य क्षमता को कमजोर करते हैं। तो जैसे जैसे आप उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करेंगे, उनसे मिलने वाली आपको सीमांत उत्पादकता घटती जाएगी, घटती जाएगी। इसे पढ़ाने की मैं बात कर लेता हूं। मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर एक टीचर आया आपको और पढ़ा दिया, फिर एक और पढ़ा दिया। तो अब आप क्या करेंगे? जैसे सुन सुन के बोर हो जाएंगे, तो आपकी जो सुनने की कैपेसिटी है वो थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी। ऐसे अगर काम करने वाला है, आप उनको बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, तो उनकी कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपकी लागतें बढ़ जाएगी और आपकी बचतें कम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इन्हीं की बात करता है कि बचतें और लागतें। अब देखिए कि डायग्राम कैसे बनते हैं। साथ में बचतें कौन सी होती है? आंतरिक बचतें भी होती हैं, बाह्य बचतें भी होती हैं, उनकी भी बाद में बात करेंगे। फिलहाल इनकी थोड़े से डायग्राम देखने का अपन प्रयास करते। देखिए ये आपका पहली जो अवस्था है, इसे बात कर लेता हूँ कि ये आपका प्रोडक्शन है, ये आपका लेबर है, और ये माना कि आपकी मशीन। क्लियर है? ये 3 है, आपको समझ में आ जाएगा। वर्ड देख लेना आप। क्लियर है? ये पहली अवस्था मेरी। ये क्या है? प्रोडक्शन यानी उत्पादन। क्या है? ये क्या है? मजदूरी यानी मजदूर। ठीक है ना, यानी श्रम। और ये क्या है? मशीन। क्या है? क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ कि माना कि मैंने 1 लेबर लगाया, 1 मशीन लगाई और मेरा
प्रोडक्शन हुआ माना कि 1, कितना हो 1, मान लो ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। और फिर मैंने एक मशीन बढ़ा दी, एक मजदूर बढ़ा दिया और प्रोडक्शन हो गया मेरा 3, कितना हो गया 3, मतलब 1 से 1, 1 से 1, ठीक है ना। यानी इसको मैं 2 कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ 2, बड़ा नंबर 2 हो गए। फिर 1 से 2 बढ़े 1, 1 से 2 बढ़े 1, 1 से कितने बढ़े 2 बढ़ गए, मतलब ये बढ़ता क्या है पैमाने के बढ़ते यानी उत्पादन बढ़ा। जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि की है उस अनुपात से अधिक उत्पादन में वृद्धि होती है। सुनना मेरे को, जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि की है उस अनुपात से अधिक उत्पादन में वृद्धि होती है। देखो ये कितना 1 बढ़ा, ये कितना बढ़ा 1, कितना बढ़ गया 2, मतलब ये इन दोनों से ज्यादा बढ़ा। क्लियर है? इसका मतलब ये बढ़ते प्रतिफल क्या है, ठीक है। जस्ट इसका आगे आप देख सकते हैं। फिर मैंने एक बनाया, इस बार मैं बना लेता हूं कि यहाँ पर उत्पत्ति के साधन 1 था, यहाँ पर भी 1 है, फिर 2 हो गए, फिर 2 हो गए, उत्पादन 1 था 2 हो गया। अब देखिए दोनों का रेशियो कितना है 1, दोनों का रेशियो कितना है 1, फिर रेशियो कितना 1, यहाँ भी 1 बटा, यहाँ भी 1 बटा, यहाँ भी 1 बटा। तो यह पैमाने के स्थिर प्रतिफल क्या है, जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि की है उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होती है। उसी अनुपात में उत्पादन, अगर आपने 10% उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करी है तो 10% ही उत्पादन बढ़ा। अगर आपने 10% उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि की और उत्पादन 20% बढ़ गया, कितना, तो बढ़ते प्रतिफल 10% वृद्धि करी 10% ही बढ़ा। यहाँ देखिए मान लो 100% वृद्धि कितनी हुई, 1 से 1 बढ़ा तो डबल हो गए 100%, 100%, 100%, ठीक है। कौन से प्रतिफल है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, ठीक है, इसका रिवर्स आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब बात कर लेता हूं यहाँ पर, ये थोड़ा मैं डिफरेंट लूंगा, ठीक है। माना हमारे पास एक मजदूर लेना 3 हो गए, ठीक, एक मजदूर, ठीक है, मशीन और ये मजदूर, और उत्पादन मैंने कह दिया 4, कितना मान लिया 4, ठीक है। अब मैंने 1 से 2 किए, कितने किए, ठीक है, फिर 1 से 2 किए, लेकिन उत्पादन 3 हो गए, उत्पादन कितना हो गया। अब मैं देख रहा हूं कि मैंने जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करी है उस अनुपात में उत्पादन बढ़ा नहीं, उत्पादन घट गया, क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मतलब कौन सा प्रतिफल है, पैमाने के घटते प्रतिफल। बात क्लियर हो गई। तो ये अपने कितने प्रतिफल हो गए 3, कौन सा काल, दीर्घकाल, नाम क्या है पैमाने के प्रतिफल, अवस्था कितनी 3, बढ़ते, स्थिर और घटते। अब इनके आप डायग्राम देख लीजिए, ठीक है ना, मिटा दो इनको मैं, आप अपनी क्लास को देख के वापस इनको नोट कीजिए, ठीक है। अपन इसके डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम की बात करते हैं, ये डायग्राम बिल्कुल आसान डायग्राम है, आप 3 डायग्राम बना के बता सकते हैं, ठीक है, इतना इसका विवरण देना जरूरी नहीं है, ये मैंने बना दिया, ओके। ठीक, आपको पता है कि एक बार मुझे बढ़ते प्रतिफल लेने के लिए तो मैं इस तरफ ले लेता हूं, मैं आपके माने की साधन ले लेता हूं, ठीक है, इस तरफ ले लेता हूं मैं उत्पादन ले लेता हूं, ठीक है, ये x और y, माना कि मैं यहां था, देखना बस यहां था, ओके, भी मेरे इतने तो उससे माना कि ये उत्पत्ति के साधन थे, जैसे कि यहाँ पर OP कर देते हैं और यहाँ मैं M कर देता हूँ, कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, ये था भी मेरे ये साधन है, ये उत्पादन। अब मैं उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करूंगा, तुम्हारा कि इसने कितना बढ़ा, ओके, यहाँ गया। अब जिस अनुपात में जैसे कि मैंने इससे 10% बढ़ाया, कितना बढ़ाया, तो अब ये बढ़ेगा ना 10% से ज्यादा, क्या बढ़ेगा, ये बढ़ गया कितना 15%, कितना बढ़ गया, तो ये ऊपर आ गया यहाँ पर और इस प्रकार बन गया। तो आप देखेंगे कि इसमें वृद्धि ज्यादा हुई है, इसमें वृद्धि कम हुई, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल 10% उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करी तो उत्पादन कितना बढ़ गया 15%, ठीक है। इसका सेम ये बनाया, अब मैं लिखूंगा x को y, माना कि ये p ये m कर दिया, ये 10% बढ़ाया तो ये भी 10 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, ये सेम, ठीक है, ये मैंने सेम कर दिया, 10% इसमें वृद्धि हुई है और 10% इसमें वृद्धि हो गई है। इसका मतलब है कि कौन से प्रतिफल है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, ठीक है, जिस अनुपात में उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि की है
उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि हुई। और इसका रिवर्स आप देख लें, अगर मैंने उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करी है, उससे कम उत्पादन बढ़ा है, ये बनाया मैंने 10% बढ़ाया, कितना बढ़ाया, लेकिन उत्पादन केवल मात्र 5% ही बढ़ा, कितना बढ़ा, और इसको कितना बढ़ाया 10%। इसका मतलब कि कौन सी प्रतिफल है, घटते प्रतिफल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये ओपी लिखा और मैंने एम लिखा, यहाँ पर भी आप डिजिट लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिखे, अपनी मर्जी से कुछ भी एबीसीडी के अक्षर आप लिख सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से पैमाने के प्रतिफल समाप्त हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बात करता हूँ, जो अब हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से कारण है जिनसे बचतें ज्यादा होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उसको आप थोड़ा देखने का प्रयास करें। ठीक है, ये जो आपका जो बिजनेस होता है वो इस प्रकार ग्रोथ करता है, पहले बढ़ता है, क्या होता है, पहले आपका बिजनेस ग्रोथ करता है यानी बढ़ता, ठीक है। फिर क्या होता है, आपका बिजनेस स्थिर चलता है और फिर बिजनेस हो जाता है गिरता, यानी कि ये आपके बिजनेस का जो ग्राफ है गिरता हुआ है और ये कौन सा है, स्थिर है। जब कोई नई कंपनी आती है, ठीक है ना, जब नई कंपनी आती है तो उसमें जितने भी उत्पत्ति के साधन होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं। कैसे होते हैं, नए होते हैं। और उनके साथ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो भी अपना कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं, क्या करते हैं, बना के चलते हैं, तो उत्पादन में वृद्धि होती है। क्या होती है, सभी चीजें अगर नई होती है और उसमें साथ में काम करने वाले व्यक्ति भी नए, जैसे मशीन है, श्रम है, भूमि है, पूंजी है, साथ सब एकदम से एक्यूरेट है, तो बिजनेस शुरू में ग्रोथ करता है। क्या करता है, ग्रोथ करता है। जब कुछ समय निकल जाता है, 2, 5, 10 साल निकल जाते हैं, तो उनमें स्टेबिलिटी आती है, वो मार्केट में बन जाते हैं, मार्केट की नब्ज को पकड़ लेते हैं कि किस प्रकार के माल को कैसे बेचना है, तो वो एक समय तक ग्रोथ करते हैं, यानी कि लगातार स्थिरता में रहते हैं, ठीक है। और जब एक समय और ऐसा आता है जब उसका बिजनेस इतना बढ़ जाता है, उसकी ब्रांचेस इतनी बढ़ जाती है कि वो उस बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। उसमें उसका समन्वय नहीं रहता है लोगों के साथ। बहुत सारी हजारों ब्रांचेज रहती है उनके पास, जैसे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो बहुत सारी ब्रांच हो जाती है, तो उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और लंबा समय निकल जाता है, या हमारा नया कॉम्पिटिटर आ जाता है हमारे सामने, तो हम उसके सामने टिक नहीं पाते हैं, तो हमारी लागतें बढ़ जाती, क्या होती है, तो यहाँ पर लागतें जब बढ़ जाती है और बचतें कम होती है तो बिजनेस का ग्राफ गिरने लगता है और बिजनेस मार्केट से बाहर होता है। मैं बात कर लेता हूँ आपके सामने, ये नाम आपने सुने होंगे, एयरसेल, नाम सुना आपने कभी, एयरसेल कंपनी नाम सुनी होगी, ठीक है। आपने आइडिया का नाम भी सुना होगा, ठीक है ना, सुना आपने, आपने टाटा का, टाटा डोकोमो नाम सुना होगा, सुना है क्या, बिल्कुल ऐसे नाम सुने होंगे आप, इनकी बात कीजिए, ये आज ये कंपनी मेरे पास नहीं है, ठीक है। आइडिया अपनी किसी वोडाफोन के किसी के साथ जुड़कर अपना काम करना चाह रही है, ठीक है, मर्ज हुई, ठीक है, और ये टाटा डोकोमो सिम लगभग बंद हो गई, मतलब इनका हुआ क्या, मतलब कहां चले गए, मतलब इनका बिजनेस किसी समय बहुत ग्रोथ पर था, लेकिन इन सबको खत्म कर दिया जियो ने। किसने, जियो ने खत्म कर दिया। किसने खत्म कर दिया, जियो ने। क्योंकि हम बात करते हैं कि एयरसेल, टाटा जो ऐसी कंपनी थी, और यहां तक हम बात करें एयरटेल भी एक बार घुटने तोड़ चुकी थी इसके सामने जियो, लेकिन अब वो उठ गई वापस, क्या हो गई है, वापस उसने अपने अस्तित्व को बनाए रखा, क्योंकि इसने कंपटीशन में पूरी लड़ाई इसके साथ रखी। क्योंकि एक जमाना था जब लोगों को 2 GB नेट के लिए पूरा मंथ चलता था, 199 का रिचार्ज करना पड़ता था, कितने का, 199 का रिचार्ज करना पड़ता। आज हमें 2 GB मिल जाता है, इसी 299 के माने 250 मान, कितने में, 250, 270 में। तो आप बताइए 2 GB अगर मैं उस समय में यूज करता तो 30 दिन के हिसाब से 60 होता है, कितना होता, 60 GB, और 199 को अगर 200 मान लूं तो मुझे 6000 रुपए खर्च करने पड़ते, कितने, ठीक है ना, 212 मान लो, 6 दूनी 12 आ जाए, कितना हो गए, 6 दूनी 12। बताओ उस जमाने में अगर मैं 60 GB नेट यूज करता तो मुझे 12,000 रुपए खर्च करने पड़ते, कितने, और आज मुझे कितने खर्च करने पड़ रहे, मात्र 200, 250, 300, बस इतने में काम हो रहा है। तो जियो ने क्या किया, एक नई क्रांति देखी, ठीक है, डाटा के संदर्भ में, और इससे इनके पैर टूट गए सबके, और ये कंपनी बाहर उन्होंने खूब बड़ा मुनाफा कमाया इस बिजनेस से, ठीक है। जब बाद में लोगों को पता चला कि नेट इतना सस्ता हुआ, जियो ने इन सबको जीना सिखा दिया, ठीक है। और आज ये जब जियो आया तब इनके साथ सबकी जो लागतें बढ़ी और ये खत्म हो गई, ठीक है। फिर इन्होंने ज्वाइंट करना स्टार्ट किया, आइडिया और
वोडाफोन अब मिल के काम कर रही है, एयरटेल अपने दम पे काम कर रही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जब लंबा समय निकल जाता है, ठीक है, तो आपकी लागतें किसी वजह से बढ़ जाती है, आपका नियंत्रण कमजोर हो जाता है, आप अपने सामने वाले से कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको उस मार्केट से बाहर होना पड़ता है। तो ये दीर्घकाल की बात है, किसकी बातें हैं, दीर्घकाल की। फिलहाल आपको चीजें नहीं लिखनी है, बट ये आपके ऐसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया, एक उदाहरण समझा के कि पहले बिजनेस ग्रोथ करता है, फिर स्टेबल रहता है, फिर बाद में गिर जाता है। वो गिरने के कारण यही है, ठीक है। आज की क्लास में अपन इसको इतना ही रखेंगे। आने वाली क्लास में अपन इसके जो कारण है कि कौन कौन सी बचते हैं और कौन कौन सी आपके लागतें हैं जिनके बढ़ने से ये बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते प्रतिफल आपको मिलते हैं। थैंक यू, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस क्लास को देखा, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको आप तुरंत आपको मिल जाए, और आप जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, जितने ग्रुप हैं, आप उसको शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का लाभ सभी विद्यार्थियों को मिले। थैंक यू।